हेलो बच्चों, ये मेरे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। वो बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस लेक्चर को देखने के पहले है ना पिछले लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे कि उनकी समझ में बात अच्छे से आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बाबू? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है तो इससे है ना सेल को क्या मिलता है? एनर्जी। ठीक है, सेल को क्या मिलता है? एनर्जी। यही कारण है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही समझा दिए थे। ठीक है, और पिछले लेक्चर में है ना मैंने आपको एक और बात बताया था बाबू कि रेस्पिरेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बाबू एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एरोबिक, और दूसरा क्या है बाबू? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम भेजते हैं या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भेजते हैं तो उनसे है ना क्या क्या चीज बनता है। ठीक है, ये सारा बात हम आपको समझाए थे। एक और बात हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एरोबिक रेस्पिरेशन से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन है ना परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एन एरोबिक रेस्पिरेशन से बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये सारा बात तो हम समझ गए। तो इन सारी बातों को पढ़ने से एक बात तो क्लियर हुआ बाबू कि अगर हमसे कोई कहता है कि सेल या बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, ठीक है, किस प्रक्रिया से सेल या बॉडी को एनर्जी मिलेगा, तो इसका जवाब क्या होगा? रेस्पिरेशन, या इसी को कहेंगे है ना श्वसन। श्वसन या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से सेल या बॉडी को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ये बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहां आपसे एक हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक बच्चा है ना घर में है ना कोई डिमांड अपना रखा और उसका वो डिमांड पूरा नहीं हुआ और ये बच्चा रूठ गया, और ऐसा रूठा कि इसने भूख हड़ताल कर दिया, यानी हंगर स्ट्राइक कर दिया है ना, कि भाई खाना पीना ये अपना बंद कर दिया। ठीक है, खाना ही हम नहीं खाएंगे जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा। कौन बोला? ये बच्चा। तो अब गार्जियन इस बच्चे को मनाने में लग जाते हैं कि बाबू देखो, तुम्हारा जो डिमांड है वो आज और कल तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन तुम खाना खाना बंद मत करो, खाना कंटिन्यू खाते रहो। क्यों भाई? कि खाना अगर नहीं खाओगे तो गार्जियन का दलील होता है कि तुम बहुत कमजोर हो जाओगे, है ना, काफी वीक पड़ जाओगे, तुमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। ये सारा बात ये गार्जियन समझाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। लेकिन अभी सोचिए आप कि एनर्जी तो रेस्पिरेशन से मिलता है, हम लोगों ने यह अभी पढ़ा। ठीक है, और गार्जियन बोलते हैं कि नहीं, खाना नहीं खाओगे एनर्जी कहाँ से मिलेगा, काफी कमजोर हो जाओगे। ठीक है, जबकि इस खाना खाने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन, या इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पोषण। ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। ठीक है, तो अब सोचिए, एनर्जी तो रेस्पिरेशन से मिलता है, श्वसन से मिलता है, और गार्जियन यहां जोर दे रहे हैं बच्चे को क्या करने के लिए? है ना, पोषण करने के लिए, खाना खाने के लिए जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं नहीं खाओगे तो एनर्जी कहां से मिलेगा, कमजोर हो जाओगे। जबकि गार्जियन को कहना चाहिए कि भाई तुम एक काम करो, न्यूट्रिशन नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या करो? रेस्पिरेशन लगातार करते रहो, श्वसन लगातार करते रहो, और जोर जोर से सांस लो। ठीक है, जिससे तुमको क्या मिलता रहेगा? एनर्जी मिलता रहेगा। लेकिन वो ऐसा बात बोलते ही नहीं है। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में वो बोलते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, जबकि इनको कहना चाहिए कि तुमको खाना नहीं खा रहे हो कोई बात नहीं है, तुमको रेस्पिरेशन जोर जोर से करना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कहते। ठीक है, वो बार बार जोर देते हैं पोषण के लिए या खाना खाने के लिए, वो रेस्पिरेशन की बात तो करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों? वो खाना खाने के लिए कहते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए बोलते ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन से क्या मिलता है? एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इस पोषण में
और इस श्वसन में यानी कि न्यूट्रिशन में और रेस्पिरेशन में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्या है बेटा, रिलेशन है, और इसी रिलेशन को हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ उस रिलेशन को समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ देखना है। जैसे हमसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी के सेल्स में है ना पोषण है ना या कहिए भोजन कहाँ से आता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में भोजन आता कहाँ से है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना है ना जो है वो कहाँ आ जाता है, हमारे भोजन नली में या हमारे इंटेस्टाइन में आता है। और जब ये इंटेस्टाइन में खाना आता है तो इस खाने का क्या होता है, डाइजेशन, या इसको हम कहते हैं पाचन। ठीक है, और जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उसके बाद हमारा है ना आंत का दीवार इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और कहाँ डाल देता है, ब्लड में। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मोटा मोटी जानिए कि एब्जॉर्प्शन के बाद ये कहाँ चला जाता है, अवशोषण के बाद ये भोजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और ये ब्लड पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। ठीक है, और अपने साथ भोजन को भी है ना लेकर के ढोता है, और शरीर की कोशिकाओं को है ना इन्हीं ब्लड से भोजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लड के थ्रू भोजन है ना ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ चला जाता है, बॉडी के सेल्स में। ठीक है, अब यहां से हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, हमारे भोजन में क्या क्या चीज रहता है, तो हमारे भोजन में रहता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में शर्करा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, और साथ साथ क्या होते हैं, फैट, साथ साथ वाटर, मिनरल, विटामिन, ये सभी भी होते हैं। ठीक है, तो ये भोजन में है ना हम लोग अंदर लेते हैं और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे। हालांकि वाटर का और मिनरल का और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट हैं इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन। उसके बाद अवशोषण, फिर ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ पहुंचा देता है, बॉडी के हर एक सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने सेल का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये सेल का ये जो बाउंड्री दिख रहे हैं ये सेल के अंदर की बात है। ठीक है, और इधर बाहर से ब्लड से ये भोजन कहाँ पहुंचा दिया गया, सेल के अंदर। ठीक है, तो ये भोजन जो सेल में गया, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है यहाँ, न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फैट, और साथ साथ वाटर, मिनरल और विटामिन भी है ना सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये भोजन जब कोशिका के अंदर पहुंचता है तो इसका क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम पहले भी समझाए थे कि फूड जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल इसको एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करेगा। कैसे करता है इसी को देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये भोजन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा बाबू, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है या शर्करा है। ठीक है, और उसी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, C6H12O6। ठीक है, और इसी ग्लूकोज को है ना सेल रेस्पिरेशन में क्या करेगा, यूज करेगा। ऐसे कोशिका सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं करता है यूज रेस्पिरेशन में, कोशिका को जरूरत पड़ने पे ये है ना फैट को भी इस्तेमाल कर सकता है, जरूरत पड़ने पे रेस्पिरेशन में वो प्रोटीन को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसको सेल रेस्पिरेशन में यूज करता है, उसको है ना हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द स्टैंडर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसलिए हम यहाँ ग्लूकोज को लिए हैं। ठीक है, और ग्लूकोज को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है वो मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में जब यूज करेंगे तो रेस्पिरेशन के दौरान इस ग्लूकोज का क्या किया जाता है, तो इस ग्लूकोज का किया जाता है ब्रेक डाउन, इसको तोड़ा जाता है, या कहिए इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है ना। किसका किया जाता है ऑक्सीडेशन, तो ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने यहां लिया है वो कौन है, ग्लूकोज। ठीक है,
तो इसी का रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन। अच्छा, रेस्पिरेशन में हमने कौन सा उदाहरण ले रखा है, एरोबिक, तो इसमें क्या इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में या एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में सबसे अंत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो सब डिटेल हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ थोड़ा थोड़ा जानना है इसके बारे में। तो चलिए देखिए, है ना, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में, है ना, इस ग्लूकोज को यूज करेंगे और इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहला काम क्या हुआ, न्यूट्रिशन, या जिसको हमने कहा पोषण, जिसमें कि भोजन सेल को मिला। ठीक है, और उसके बाद इस भोजन का, ठीक है ना, जो ग्लूकोज है इसका किस में इस्तेमाल किया गया, रेस्पिरेशन। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहले न्यूट्रिशन और उसके बाद क्या बाबू, रेस्पिरेशन। कौन करता है, ये सेल। ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन होता है। तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो अब देखिएगा यहाँ कार्बन है और इन कार्बन्स के बीच में क्या रहता है, बॉन्ड बना रहता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान, है ना, ग्लूकोज के कार्बन्स के बीच में जो ये केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंधन इसको बोलते हैं हिंदी में, इन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। देखिएगा ब्रेक डाउन का मतलब यही है, हम यहाँ इसको सिंबलाइज करने का कोशिश किए हैं कि ब्रेक डाउन का सेंस क्या हुआ, तो ग्लूकोज के जो ये कार्बन्स हैं इनके बीच में जो ये बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और इसी बॉन्ड के टूटने से इस बॉन्ड में जो है ना एनर्जी संचित था, एनर्जी स्टोर्ड था, वो एनर्जी क्या होगा बाबू, रिलीज होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं, रासायनिक बंधन जो है उनके, उन्हीं को रेस्पिरेशन के दौरान क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। एक और बात याद रखिएगा कि इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो इसका ब्रेकडाउन हुआ उससे जो एनर्जी निकलेगा बॉन्ड टूटने से, वो एनर्जी बाबू एक बार में सारा का सारा एनर्जी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलता है, 1 बाय 1 करके चलता है। इसीलिए यहां जो एनर्जी निकलेगा बेटा वो स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी 1 बाय 1 करके निकलेगा। तो देखिए हमने लिखा है यहां स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी स्टेप वाइज निकलेगा। ठीक है, और साथ साथ चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इधर क्या बन जाएगा, CO2 और क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, तो एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ सीखे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या किसी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी निकलता है वो साइमल्टेनियसली नहीं निकलता है, एक ही बार नहीं निकलता है। वो कैसा निकलता है, 1 बाय 1 करके, या इसी को हम कहेंगे स्टेप वाइज एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया इस तरह का कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा वो कैसे निकलेगा, चॉइस दे देगा स्टेप वाइज और एक और चॉइस दे देगा साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एनर्जी स्टेप वाइज निकलेगा, साइमल्टेनियसली नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब ब्रेक डाउन हुआ, जो एनर्जी स्टेप वाइज निकला, इस एनर्जी को हमारा कोशिका या हमारा शरीर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका यूज कभी भी हमारा बॉडी डायरेक्टली नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर कैसे यूज करेगा बाबू, तो इसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से जो स्टेप वाइज निकला एनर्जी, उन टोटल रिलीज्ड एनर्जी को हम कितना मान लें, 100%। कितना मान लें बाबू, 100%। कि भाई ग्लूकोज था, उसके जितने भी बॉन्ड टूटे रेस्पिरेशन के दौरान, उससे जितना भी एनर्जी निकला उसको हमने कितना मान लिया, 100%। अब सवाल है, ये सारा एनर्जी हम डायरेक्ट तो यूज करेंगे नहीं, तो भाई कैसे ये एनर्जी यूज होगा, तो ध्यान से देखिएगा, मोर देन 50% एनर्जी, ठीक है, इस टोटल जो 100% एनर्जी रिलीज्ड है,
निकला है एनर्जी, उसका 50% से ज्यादा एनर्जी, 50% से ज्यादा का मतलब 50% से बहुत ज्यादा नहीं है ना, 50 से ज्यादा और 60% से थोड़ा कम है ना, एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये हीट एनर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे सेल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का तापमान कितना है बाबू? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारे शरीर से हीट लगातार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है वातावरण में। जैसे अभी ठंडा का सीजन है तो हीट लगातार निकल रहा है, तो फिर हमारे बॉडी में हीट आता कहाँ से है? हमारे बॉडी में हीट पैदा कहाँ से होता है? तो उसका जवाब है यही तरीका। ठीक है, कि जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं जैसे ग्लूकोज हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन में जाएंगे, रेस्पिरेशन में इनका ब्रेकडाउन होगा, उससे जो एनर्जी निकलेगा है ना, उसके 100% एनर्जी का मोर देन 50% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। और वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करेगा? मदद करेगा, या हमारे शरीर से जो हीट का लॉस हुआ उसको बैलेंस करने का ये क्या करेगा? काम करेगा। अगर हमारे बॉडी से हीट लगातार लॉस होता रहे और उसको हम बैलेंस नहीं करें तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और शरीर के अंदर का तापमान गिर जाएगा तो शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम ही काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, एंजाइम किसको बोलते हैं, ये सब चीज भी बेटा हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जानिए कि 100% एनर्जी का मोर देन 50% एनर्जी है ना हीट में कन्वर्ट हो गया, और वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आएगा। और एक और बात, लेस देन 50% एनर्जी स्टोर कर लिए जाएंगे। किस रूप में स्टोर होगा बाबू? तो हम कहेंगे एटीपी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, एटीपी के रूप में स्टोर होगा। ये एटीपी क्या है ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ ये जानिए कि एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं एडीपी, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और इसमें हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कोशिका क्या करेगा? जब इस एनर्जी को स्टोर करना होगा तो वो क्या करेगा? एडीपी प्लस पी को एक साथ लाएगा और इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, और इसी को जोड़ते समय इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में ये एनर्जी क्या कर दिया जाएगा? स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट जोड़े है ना, किसकी मदद से? रेस्पिरेशन से आने वाले एनर्जी की मदद से। तो बन क्या गया बेटा? एटीपी बन गया। ध्यान से देखिएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया? एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। और ये एटीपी में एक तरह से कहिए ये एनर्जी जो है स्टोर्ड हो गया। ठीक है, और अब ये सेल जब चाहेगा जहां चाहेगा इस एटीपी का इस्तेमाल करेगा, क्या करने के लिए? एनर्जी है ना निकालने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि एटीपी क्या चीज है? एनर्जी करेंसी है। किसका? ऑफ द लिविंग बीइंग। दुनिया के जितने भी सजीव हैं है ना, उनका एनर्जी करेंसी हम लोग किसको बोलते हैं? एटीपी को। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बीइंग है ना। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकला उस एनर्जी को एटीपी में स्टोर कर लिया गया। अब जब चाहें जहां चाहें है ना, इस एटीपी को तोड़ के हम पुनः इस एनर्जी को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक मजदूर है, किसी के यहां काम किया, ठीक है, और एक दिन की मजदूरी इसकी कितनी बनती है? 2000 रुपये। तो भाई वो जिस आदमी के यहाँ काम किया उसने मजदूर को कहा कि भाई आज तुम्हारा है ना कितना बना? तो 2000 रुपया। तो वो आदमी उस मजदूर को कहता है कि तुम एक काम करो, 2000 रुपया मत लो। कहे कि तुम रुपया क्यों लेते हो? भोजन ये सब प्राप्त करने के लिए। तो तुम एक काम करो, 2000 का चावल दाल सब्जी आज ही बना के तुमको हम दे देते हैं, और उसको आज ही खा लेना है। अगर नहीं खाए तो तुम समझो तुम्हारा सब सारा पैसा खत्म। तो बोलेगा नहीं सर ऐसा मत कीजिए, हमने जितना मेहनत किया है उस मेहनत को आप करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। करेंसी का मतलब रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रुपया हमारा क्या है? सोशल करेंसी है। और ध्यान दीजिए एटीपी क्या है हमारा? तो एनर्जी करेंसी है लिविंग के बॉडी का। ठीक है, और हमारे समाज का करेंसी क्या है? रुपया। अब वो आदमी उस मजदूर को 2000 रुपया दे दिया, ठीक है, तो उसको है ना करेंसी मिल गया। अब वो करेंसी लेकर के घर जाएगा। अब उस 2000 से आज अगर जरूरत है 500 रुपये का तो 500 रुपया ही खर्च करेगा।
और 1500 रुपया अपने पास रखेगा, ठीक है। अब बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो फिर उस 1500 से कुछ और रुपया निकाल करके और क्या करेगा, खर्च करेगा। तो करेंसी में कन्वर्ट हो जाने से एक फायदा हुआ कि जब चाहे तब वो एनर्जी के रूप में उसका क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जब चाहे वो मजदूर अपना सामान खरीद सकता है। नहीं तो एक ही दिन में 2000 का खाना पीना बना के दे दिया, वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो खा ही नहीं पाएगा उसको। इसीलिए जरूरी है क्या भैया कि जो एनर्जी निकला उसको क्या कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, किसमें, करेंसी में। तो लिविंग ने, जितने भी सजीव है, इसने क्रमिक विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान, है ना, इस बात को डेवलप किया, इस मैकेनिज्म को डेवलप किया कि जिससे वो अपने अंदर रेस्पिरेशन से पैदा होने वाले एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके। ना किस रूप में स्टोर कर सके, एटीपी के रूप में, या एटीपी के रूप में इसको कंजर्व कर सके। तो अब देखिए ये इसका एनर्जी करेंसी हो गया। अब जब चाहेगा, जैसे भाई अभी हमको एनर्जी की जरूरत नहीं है तो एनर्जी एटीपी में पड़ा हुआ रहेगा। कुछ समय के बाद जरूरत पड़ेगा तो इस एटीपी को तोड़ के फिर से इससे क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर नहीं होता है ना, रेस्पिरेशन से डायरेक्ट एनर्जी निकला और कहा जाता है कि भाई शरीर को, तुमको या सेल को कहा जाता है कि तुमको भाई इस एनर्जी को अभी इस्तेमाल करना है, नहीं इस्तेमाल करोगे ये हीट के रूप में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर भारी दिक्कत हो जाता, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी एनर्जी चाहिए तुरंत क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन, और इन रेस्पिरेशन में डिले हुआ तो फिर एनर्जी की कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एनर्जी को, है ना, करेंसी के रूप में स्टोर करना हम लोगों ने क्रमिक विकास के दौरान क्या किया है, सीखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सोचिए, जैसे ये एटीपी के रूप में हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया, अब क्या होगा, ये एटीपी जब जरूरत पड़ेगा हम इसको तोड़ देंगे, फिर से इसका फॉस्फेट निकाल देंगे, है ना, और एडीपी अलग कर देंगे, जिससे क्या होगा, पुनः ये एनर्जी मिल जाएगा हमको, और इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो याद रखिए, रेस्पिरेशन से निकला हुआ एनर्जी जो डायरेक्ट निकलता है, इनके बॉन्ड के टूटने से उस एनर्जी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कभी नहीं करते। कोई भी सजीव का सेल इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या भाई, तो एक तो है ना, मोर देन 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट करिएगा जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और दूसरा लेस देन 50% एनर्जी स्टोर कर लिए गए किसमें, करेंसी में, और वो करेंसी का नाम क्या है, एटीपी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि एटीपी को क्यों एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब चाहें हम इसको तोड़ के पुनः इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी, और इसका हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दो बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है आप लोगों को। क्या बाबू, कि सबसे पहला कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक डाउन होगा या ऑक्सीडेशन होगा तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा वो कभी भी साइमल्टेनियसली रिलीज नहीं होगा, एक साथ सारा एनर्जी रिलीज नहीं होगा। वो एनर्जी कैसे रिलीज होंगे, स्टेप वाइज रिलीज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो अब एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर एनर्जी अगर स्टेप वाइज ना निकल करके साइमल्टेनियसली ही निकल जाए, एक ही बार में सारा का सारा एनर्जी निकल जाए, अर्थात इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, है ना, एक ही बार में ब्रेकडाउन हो जाए, साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन हो जाए, पूरा, है ना, एक ही बार में टूट जाए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और सारा एनर्जी एक ही बार में निकल जाए, तो फिर घाटा क्या होगा सेल को, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चाहेंगे कि आप समझ लें, जरा ध्यान से सोचिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई, है ना, इधर बॉल को कैच करने वाला, यानी क्रिकेट का प्रैक्टिस करने वाला दो खिलाड़ी है, एक इस साइड है जो बॉल को कैच करेगा और एक इस साइड जो है जो बॉल को फेंकेगा इसको, ठीक है। और सपोज कीजिए कि इसके पास 10-15 बॉल्स हैं जिनको फेंकना है इस आदमी को, और इसको, इधर वाले आदमी को बॉल को कैच करना है। अगर इमेजिन करो कि वो आदमी 15 बॉल को एक ही बार में फेंक दे इसके तरफ, तो सोचिए इसके पास तो 2 ही हाथ हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितना बॉल को एक बार में पकड़ सकता है, 2 बॉल को। अब बाद बाकी सारा बॉल क्या हो जाएगा, है ना, इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। सभी बॉल्स को ये पकड़ नहीं पाएगा, मैक्सिमम बॉल जो है इधर उधर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल इसके हाथ में आएंगे, क्योंकि उसने 15 बॉल को साइमल्टेनियसली फेंक दिया या एक साथ इसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन अगर सोचिए कि ये इस बॉल्स को, है ना, इसकी तरफ 1 बाय 1 करके फेंक रहा है, 1 बाय 1 करके फेंक रहा है, तो चांस बनेगा कि ये मैक्सिमम बॉल को क्या करेगा, कैच कर लेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ बॉल छूट भी जाए,
है ना, लेकिन मैक्सिमम बॉल को चांस बनेगा कि ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, उसी तरह से ध्यान से देखिएगा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से अगर एनर्जी साइमल्टेनियसली निकलता है तो क्या होगा, इतनी तेजी से एनर्जी निकलेगा कि इसको है ना इस रूप में स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिका इसको सही ढंग से स्टोर नहीं कर पाएगा और मैक्सिमम एनर्जी यूजलेस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हीट के रूप में लॉस कर जाएगा। यही कारण है कि एनर्जी जो रिलीज होना चाहिए वो कैसा रिलीज होना चाहिए, 1 बाय 1 करके, स्टेप वाइज, जिससे कि इस एनर्जी को है ना एटीपी के रूप में स्टोर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान निकला उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तब कैसे इस्तेमाल होगा, एक तो मोर देन 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर जाएगा जो बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस में यूज हो जाएगा, और दूसरा बाबू कि लेस देन 50% एनर्जी जो है इसको स्टोर कर लिया जाएगा किस रूप में, एनर्जी करेंसी के रूप में। ठीक है, उसमें स्टोर कर लेंगे, और लिविंग का एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी। और जब चाहें इस एटीपी को पुनः तोड़ करके हम इससे क्या निकालेंगे, एनर्जी, और इसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन का एक ओवरव्यू भी हम आपको बता दिए, लेकिन वो क्वेश्चन जो था कि वो बच्चा जब हड़ताल किया, भूख हड़ताल, तो उसके गार्जियन खाने के लिए क्यों बोल रहे थे। जरा सोचिए, अगर ये बच्चा खाना नहीं खाएगा तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि खाना अगर नहीं खाया तो इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर नहीं मिलेगा तो फिर रेस्पिरेशन में ये इस्तेमाल किसका करेगा। ठीक है, इसीलिए है ना जरूरी है कि ये बच्चा क्या करे, खाना खाए, न्यूट्रिशन करे। न्यूट्रिशन करने से क्या मिलेगा इसको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मिलेगा तभी इसका रेस्पिरेशन में क्या होगा, इस्तेमाल होगा, और तभी इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिल पाएगा। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन ही ना करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिलेंगे, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिलेंगे सेल को तो रेस्पिरेशन में ये ब्रेकडाउन किसका करेगा या ऑक्सीडेशन किसका करेगा, और एनर्जी कहां से आएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि पहले क्या किया जाए, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से क्या मिला, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मिला तो उसके बाद क्या करना है बेटा, रेस्पिरेशन, और उसी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी निकलेगा और इसको स्टोर कर लिया जाएगा किसमें बाबू, एनर्जी करेंसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एनर्जी करेंसी के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एटीपी। तो ध्यान दीजिएगा, ये एटीपी यहां लिखा हुआ है, देखिए एटीपी। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करें। तो ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन। क्या बोलते हैं बेटा, एडिनोसिन। कभी भी भूल के एडिनिन मत बोलिएगा, क्या बोलना है आपको, एडिनोसिन। तो ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन। ठीक है, टी का मतलब क्या हुआ बेटा, ट्राई। ट्राई का मतलब कितना होता है, 3। अब पी का मतलब क्या हुआ बाबू, फॉस्फेट। ठीक है, तो इस एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, कहने का ये मतलब हुआ। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा अलग से बनाएं तो देखिए ये क्या चीज है, ए का मतलब हुआ एडिनोसिन। ठीक है, और इसमें कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, तो देखिएगा एक फॉस्फेट ये, दूसरा फॉस्फेट ये, तीसरा फॉस्फेट ये, 3 फॉस्फेट इनसे जुड़ा हुआ है। और देखिएगा यहां पर हम स्ट्रेट लाइन किए हैं और यहां लाइन को थोड़ा वे भी कर दिए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मतलब होता है, इस टाइप का अगर हम बॉन्ड दिखाते हैं तो इसका मतलब है ये है हाई एनर्जी बॉन्ड। क्या चीज है ये दोनों, हाई एनर्जी बॉन्ड। इसको शॉर्टकट में हमने लिखा HE बॉन्ड, है ना। ठीक है, तो ये है दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड, है ना, किसके बीच में, इन दोनों फॉस्फेट के बीच में और इन दोनों फॉस्फेट के बीच में। तो यही है पूरा एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और समझोगे कैसे कि देखिए ये एडिनोसिन है और इससे कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3। ठीक है, और ये तीनों फॉस्फेट जो आपस में जुड़े हैं तो ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को हम कहेंगे क्या चीज, एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये एटीपी बनता कैसे है इसको समझते हैं। तो देखिए एक कंपाउंड है एडीपी। ठीक है, और इस ए का मतलब यहां भी वही एडिनोसिन है।
ठीक है। ये एडिनोसिन एक्चुअली क्या है बाबू, तो एडिनोसिन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। क्या चीज है, न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब फिर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो ये सब आगे चल के समझोगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन। देखिए ये दोनों सेम है, एडिनोसिन, ठीक है। और यहाँ डीपी, डी का मतलब क्या हुआ, डाई, डाई का मतलब क्या हुआ, दो, ठीक है। और साथ साथ फॉस्फेट, यानी एडिनोसिन से कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, दो फॉस्फेट। देखिए एक ये फॉस्फेट है बेटा, एक ये फॉस्फेट है, और इन दोनों फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। तो देखोगे एडीपी में कितना हाई एनर्जी बॉन्ड है, एक, और एटीपी में कितना हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो दो, एक ये और एक ये। और यहां पर एडीपी में मात्र एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। अब कोशिका जो है, सेल जो है, रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी कैसे बनाता है, तो सबसे पहले सेल में कौन सा कंपाउंड है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और सेल क्या करेगा, रेस्पिरेटरी, ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो सेल क्या करेगा, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का है ना, क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन करेगा, रेस्पिरेशन के दौरान इसको ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, उसको तोड़ेगा, और उसके तोड़ने से है ना क्या निकलेगा, स्टेप वाइज एनर्जी निकलेगा, ठीक है। इसमें से हमने कहा था मोर देन 50% एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, हीट एनर्जी में, ठीक है। और लेस देन 50% एनर्जी जो होगा, वही एनर्जी यहां पर ध्यान से देखिएगा, एडीपी प्लस ये पी, इनको जोड़ने में, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ने में या इनके बीच हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने में, ये एनर्जी जो है यहां आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। बताइए यहां पर एडीपी और प्लस पी दोनों को जोड़ने के लिए जो एनर्जी आया, वो कहां से आया, तो हम कहेंगे बाय द रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन के है ना के बाद ये एनर्जी आया है, ठीक है। और इसमें से है ना 50% से ज्यादा एनर्जी हीट में, और 50% से कम एनर्जी यही आ गया यहाँ स्टोर होने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ, स्टोर्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। और जब ये दोनों फॉस्फेट जुट गया, तो अल्टीमेटली ये एडीपी कन्वर्ट हो गया किसमें बाबू, एटीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी है, जब चाहेंगे हम इसको पुनः तोड़ करके इससे क्या प्राप्त कर लेंगे, एनर्जी। और तोड़ेंगे कौन सा बॉन्ड, ये वाला हाई एनर्जी बॉन्ड या ये वाला हाई एनर्जी बॉन्ड, तो कहेंगे अंतिम वाला हाई एनर्जी बॉन्ड, जो लास्ट वाला फॉस्फेट जुटा था, इसी बॉन्ड को किया जाता है ना, जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसी बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा, ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। लेकिन कौन सा हाई एनर्जी बॉन्ड, तो इसका जवाब होगा ये वाला लास्ट वाला हाई एनर्जी बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जनरली यही बॉन्ड टूटता है, हाँ किसी किसी में ये वाला भी हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसके बारे में आप बाद में जानिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हाई एनर्जी बॉन्ड जब टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो इसी से देखिएगा ये फॉस्फेट अलग हो गया, अब पुनः एडीपी क्या हो गया, अलग हो गया, और इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज हुआ, और इस एनर्जी को हमारा बॉडी क्या करेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये एडीपी पुनः आगे चल करके फिर से इसको इस्तेमाल करेगा, और इस फॉस्फेट को भी ये कोशिका पुनः क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से ये साइकिल लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और ध्यान दीजिएगा इधर रेस्पिरेशन भी लगातार होता रहेगा, उससे एनर्जी आता रहेगा, और वो एनर्जी यहाँ आकर के लगातार स्टोर होता रहेगा। तो एडीपी बन जाएगा एटीपी, एटीपी फिर टूटेगा, फिर ये अलग होगा, और फिर ये साइकिल क्या होगा, रिपीटेडली इधर रेस्पिरेशन लगातार चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा इससे ऊपर के नोट्स में हमने आपको यहाँ एक टर्म लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है एटीपी साइकिल। क्या चीज है बाबू, एटीपी साइकिल। ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया लगातार चलती है, ठीक है। इससे एनर्जी निकलता रहेगा, और हमारा शरीर एडीपी प्लस पी को जोड़ करके क्या बनाता रहेगा, एटीपी, एनर्जी करेंसी। और जब जब जरूरत होगा तो फिर इसको तोड़ करके इससे क्या निकाल लेगा, एनर्जी। तो इस तरह से एटीपी का साइकिल चलता रहेगा,
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड थे, बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। और बाबू है ना, आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ऑर्गेनेल को देखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कौन है बाबू, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इन सभी को भी जानेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।